मित्रों नमस्कार। आज मैं आप लोगों के बीच लाइव अपनी पुस्तक भविष्य निर्माण की एक रचना आप लोगों के बीच रखूंगा। मित्रों, ये पुस्तक मैंने 2 साल पहले लिखी है और हमारा देश का भविष्य कैसा हो इस पर हमने प्रकाश डाला है। और हम सिर्फ इतिहास के बारे में थोड़ा पढ़ें, लेकिन सिर्फ इतिहास को रटने से कुछ होगा नहीं। हमें अपने भविष्य की योजनाओं का भी निर्माण करना होगा। और जब हम भविष्य की योजनाओं का निर्माण करेंगे, अपने पूर्वजों की भांति अपने वंशजों को बलवान, विद्वान और महान बनाने का प्रयास करेंगे, तभी हमारा देश महान बन सकता है। तो चलिए आज मित्रों, हम अपनी छोटी सी भूल कैसे करते हैं और हमारा जो दशा और दिशा है कैसे बदल जाता है, तो ये भविष्य निर्माण पुस्तक में हमने बताने का प्रयास किया है। हमने इसमें एक रचना लिखा है, युग युगांतर। तो युग युगांतर क्या है मित्रों? किस युग में कौन सा गलती हमारे पूर्वजों से हुई है और हमारे भविष्य उससे प्रभावित हुए हैं, तो हम उस पर थोड़ा प्रकाश डालना चाहेंगे, आप लोगों का ध्यान उधर लाना चाहेंगे और यह बताने का प्रयास करेंगे कि आज भी अगर वो हम भूल करते हैं तो परिणाम कुछ वैसा ही आने वाला है। तो किस प्रकार हम उन भूलों में सुधार करें और आने वाले परिणाम को जो है हम लोग समझकर उस परिणाम तक पहुंचने के पहले अपनी योजनाओं को इस तरह कार्यान्वित करें कि हम अपने योजना में, अपने देश के नवनिर्माण में, अपने परिवार के नवनिर्माण में, अपने नवनिर्माण में देश के लिए सहायक सिद्ध हो सकें। तो चलिए मित्रों, हमने लिखा है युगांतर। युगांतर क्या है? एक युग और दूसरे युग में अंतर कहां आता है? तो चलिए, एक बार ब्रह्मास्त्र चला था रामचंद्र के वानों से। एक बार ब्रह्मास्त्र चला था रामचंद्र के बाणों से। आधी धरती बदल चुकी थी अरब सी रेगिस्तानों में। आधी धरती बदल चुकी थी अरब सी रेगिस्तानों में। समुद्र को सोखने के लिए श्री रामचंद्र जी महाराज सागर से रास्ता मांग रहे थे और लंका में धर्म का युद्ध के लिए रास्ता मांग रहे थे, धर्म की स्थापना के लिए रास्ता मांग रहे थे, अधर्म को रोकने के लिए रास्ता मांग रहे थे। और जब रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने संधान किया ब्रह्मास्त्र का और बोले कि मैं समुद्र को सोख दूंगा, समुद्र को समाप्त कर दूंगा। तो अकारण सागर प्रकट होते हैं। तो आखिर जब संधान हो गया किसी बाण का, तो कहीं न कहीं तो वो बाण चलेगा। तो वो बाण अकारण चला और आधी धरती रेगिस्तान में बदल गई। आगे क्या हुआ? सतयुग का वहीं अंत हुआ था त्रेता युग के आने से। पंछी भी डरते थे उड़ कर आसमान में जाने से। गुलों का खिलना बंद हुआ था गुलशन में गुलजारों में। खेत सभी वीरान हुए थे जीवन न थी हवाओं में। मित्रों, जब पूरा वायुमंडल
ऐसे शक्ति से भर जाता है जिस शक्ति में जीवन लेने की क्षमता हो, जीवन देने की क्षमता ना हो, तो वैसा ही निर्माण दिखता है और प्रकृति जो है प्रतिकूल हो जाती है। तो ये तो त्रेता युग की कहानी थी जो शॉर्टकट में हमने बताने का प्रयास किया था। अब द्वापर युग में क्या हुआ था, अकारण या उसके कुछ कारण भी थे, तो उन कारणों को हमें समझना होगा। और आज भी अगर उस कारण को हम दोहराएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। तो एक बार रणभूमि सजी थी कुरुक्षेत्र के मैदानों में, वीर जहां पर तरस रहे थे वीर गति को पाने में। बेटे बाप का भेद मिटा था पाप कर्म बढ़ जाने से, भाई बने थे भाई के दुश्मन जुआ खेल खिलाने से। खत्म हुई थी पूरी धरती दाव पेच आजमाने से, धर्म को लज्जा आ जाती थी किसी सभा में जाने से, और 50% धर्म समाप्त हो चुका था। द्वापर का वहीं अंत हुआ था अधिक स्वार्थ आ जाने से, गुरु जहां बदनाम हुए थे अंगूठा कटवाने से। तनिक नहीं घबराया मानो कलयुग यहाँ बुलाने में, धर्म कहे अब कहाँ मैं जाऊं दिखता नहीं किसी ठिकाने में। काम क्रोध के बस में मानव राक्षस दानव है जहानों में, है विश्वास विध्वंस में उनको भरोसा नहीं निर्माणों में। जीवन से ज्यादा प्यारा उन्हें रण कौशल अब लगता है, हीरो सीमा नागासाकी से नहीं कुछ नरे अब सीखता है। जीवन का कोई ज्ञान नहीं तो धर्म ज्ञान क्या कर लेगा, खुद को श्रेष्ठ बताने से दुनिया तुम्हें श्रेष्ठ क्या कह देगा। यही युग का अंतर अनुभव अरविंद सबको बतलाना है, लो संकल्प अब अपने देश को विश्व गौरव बन जाना है। मित्रों, हमारे देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए हमें बहुत ही धैर्य के साथ हर कदम रखना होगा। मैं अपने देश के हर नागरिक से ये अपील करना चाहूँगा कि देश अगर है तो आप सुरक्षित हैं। तमाम विश्व की ताकतें आपकी एकता, अखंडता, संपूर्णता, प्रभुता और संपन्नता को समाप्त करने पर लगे हुए हैं। तरह तरह से आपको लड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। जिस तरह रसिया के ऊपर यूक्रेन का युद्ध को थोपा गया है और रसिया और यूक्रेन दोनों एक दूसरे को बर्बाद कर रहे हैं, हमारे पड़ोसी देश भी उकसाए जा रहे हैं, हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचा जा रहा है। हमें इन षड्यंत्रों को समझना होगा और जो भी उचित कदम है, ठोस कदम है, वो उठाना होगा और हम अपने युग में अपने आप को कैसे श्रेष्ठ साबित कर सकें, ये बताना होगा। तो आज मैं इतना ही कहना चाहूँगा आप लोगों के साथ, और अगली एक कविता और लेकर के फिर लाइव सेशन में हम लोग हाजिर होंगे और आप लोगों को बताएंगे। हमारी ये पुस्तक भविष्य निर्माण की ये रचना है
जिस रचना को अभी के समय से हम कोरिलेट कर रहे हैं। और रचनाएं हमेशा जीवंत होती हैं, हमेशा कुछ न कुछ कहती हैं और ये बताती हैं कि किस प्रकार हम अपने भविष्य का निर्माण कर सकते हैं, अपने देश को स्वर्णिम युग में कैसे ले जा सकते हैं। और हम हर नागरिक का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि अपने देश को किस प्रकार स्वर्णिम युग की तरह स्वर्ग बनाने की रास्ता में ले चले, और जितना प्रयास हो सके उतना हम लोग अपने देश के प्रति वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ निभाएं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से हमारा देश का भविष्य स्वर्णिम होगा, हमारे आने वाली पीढ़ी को हम पर नाज होगा और वे हमें सराहेंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमें जो देश दिया है, हमारे पूर्वजों का जो योगदान हमारे भविष्य के निर्माण में है, वो सराहनीय है, उल्लेखनीय है, वंदनीय है। और हमें भी अपने पूर्वजों के, अपने वंशजों के लिए उसी प्रकार भविष्य का निर्माण करना चाहिए और हमारा देश ज़्यादा सुरक्षित रहे। तो सबसे पहले स्वनिर्माण, परिवार निर्माण, समाज निर्माण, राज्य निर्माण, राष्ट्र निर्माण और विश्व निर्माण, सभी में ज्ञान ही सहायक होता है। ज्ञान ही सहायक सिद्ध होता है। तो हम अपने ज्ञान, उस ज्ञान को बढ़ाएं जो ज्ञान मैक्सिमम प्रोस्पेरिटी ला सकता है। मैक्सिमम माने अधिक से अधिक संपन्नता, दीर्घायुता और सारे विकारों को दूर करने वाला माहौल का निर्माण कर सकता है। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय दिव्य ग्रंथ अध्ययन केंद्र।